हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। आज का हमारा विषय है भारत और चीन का विवाद। आपको तो पता है कि हमारे ईशान्य सीमा पर चाइना ने अपनी आर्मी खड़ी कर दी है, भारत ने भी अपनी सेना तैनात की है और ये बॉर्डर को लगकर, भूटान के बॉर्डर को लगकर जो रोड बनाने का यत्न चाइना की तरफ से चल रहा है, उसे रोकने के लिए ये सारा विवाद चल रहा है। ऐसा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे पोस्टिंग करने वाले लोग मानते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इमीडिएट रीजन तो यही है, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है। इसमें कई देश शामिल है और इसका मुख्य कारण सीमावाद नहीं है। इसका मुख्य कारण है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ज्योग्राफी और कुछ हद तक हिस्ट्री। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि ये भारत और चीन की समस्या है क्या। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। आपको तो पता है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पाकिस्तान की भी निर्मित हुई। उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए और भारत की मदद के लिए भारत को खत लिखा और तब लीगली कश्मीर भारत में शामिल हुआ। लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान ने हमला कर कर 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ द कश्मीर को हथिया लिया, वहां जाके बैठ गए, कैप्चर किया। वैसे हमारी सेना ने 2/3 रिमेनिंग कश्मीर हम लोग ने कैप्चर किया। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी की भी बात न मानते हुए इस प्रश्न को, इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लेके गए और नतीजा ये हुआ कि वहां पे जैसे है वैसी परिस्थिति कायम हो गई। एक लकीर खींच दी गई जिसे हम LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जिसके उस पार है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। टेक्निकली और लीगली POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का ही हिस्सा है। वो हमारा भाग है जिसे पाकिस्तान ने जबरन, गैर कानूनी तौर से कब्जा करके रखा है। उसी समय कुछ देर बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर भी हमला किया और उसे कैप्चर कर लिया। उसे भी, बलूचिस्तान को भी उन्होंने इल्लीगल तरीके से कैप्चर करवा लिया और तब से लेके आज तक वहां पे जबरदस्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन रहती है, पर बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% भूभाग है। तो ये हुई एक पॉलिटिकल सिचुएशन। उसी वक्त चाइना में क्या हुआ? परंपरा से, प्राचीन काल से चाइना का रवैया जो है वो विस्तारवाद का ही रहा है और चाइना का बिहेवियर किसी भी देश के साथ ऐसा ही रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। और इस वजह से चाइना को ना तो संसार में कोई घना मित्र है और ना ही ऐसा शायद ही कोई देश होगा जिसके साथ चाइना की अनबन नहीं चल रही। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि आज US ने कदम पीछे लेने के बाद, मतलब पाकिस्तान की सारी मदद रोकने के बाद, अब पाकिस्तान को सहारा है तो सिर्फ चाइना का। और चाइना को भी इस संसार में अगर कोई मित्र है, मतलब जिसे चाइना मित्र कहता है, वो है सिर्फ पाकिस्तान। तो अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और चाइना एक तरफ है और भारत और कई देश दूसरी तरफ है। अब आप मानते होंगे कि ये एक सीमावाद है, मतलब एक बॉर्डर और एक एरिया का प्रश्न है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें पहले ज्योग्राफी देखनी होगी। चलिए एक काम करते हैं, एक नज़र नक्शा पर डालते हैं और समझ लेते हैं कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है। तो चलिए अब एक नज़र हम डालते हैं कि चाइना के पड़ोसी कौन है जिनसे चाइना की बॉर्डर जुड़ी हुई है। मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और भारत। इन लोगों से चाइना की बॉर्डर्स मिली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाइना को वॉर करना है तो इन 14 बॉर्डर्स पर
उसे अपनी सेना बिखरनी पड़ेगी। वो सिर्फ इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर धावा बोलकर चाइना की मदद ज़रूर करेगा, लेकिन चाइना को सिर्फ इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना नामुमकिन है। उन्हें इन सारी बॉर्डर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे देश, उसमें और एक ताइवान भी जुड़ी जाता है, ये सारे देश चाइना के शत्रु देश हैं। ये हो गई चाइना की भौगोलिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि इन देशों के अलावा चाइना का पंगा तो इन लोगों के साथ भी है। साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस ने हाल ही में चाइना के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस की थी एक आइलैंड के बारे में। यह आइलैंड फिलीपींस से 200 किलोमीटर दूर था और चाइना से 800 किलोमीटर दूर था, और चाइना कह रही थी कि ये उनका इलाका है। इंटरनेशनल कोर्ट ने जस्टिस दे दिया कि चाइना का इस आइलैंड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चाइना अब इंटरनेशनल कोर्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही में इंडोनेशिया और यहाँ एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, इससे भी चाइना का वाद विवाद चल रहा है। उसके बाद आता है मलेशिया, और उसके बाद यहाँ के जितने भी छोटे देश हैं वो सारे चाइना के खिलाफ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये साउथ चाइना सी। चाइना ने अपनी मर्जी से अपने इतिहास का दाखला देते हुए यहाँ पर एक लकीर खींची है, और चाइना का मानना है कि क्योंकि इस समुद्र का नाम भी साउथ चाइना सी है, ये सारा साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड्स हैं उन सभी आइलैंड्स पर चाइना का अधिकार है। डेफिनेटली ये सारे देश जो यहाँ बैठे हुए हैं ये इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक्स पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ तेल पर निर्भर करती है। शत्रु और मित्र सिर्फ तेल के सप्लाई पर निर्भर होते हैं, और तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश यहाँ हैं इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान। इन्हें ओपेक कंट्रीज कहा जाता है। नेचुरल गैस में चाइना का सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया। रशिया से कम 45% नेचुरल गैस चाइना को आता है। अब एक नज़र यहाँ डालिए, अगर चाइना के हम ऐसे दो हिस्से करते हैं तो ये जो हिस्सा है, लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा जो चाइना का है, वहाँ सिर्फ 6% चाइना की आबादी रहती है, और ये पूर्वी हिस्सा जो है वहाँ 94% आबादी चाइना की रहती है। इसका मतलब ये भाग में चाइना की ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं चाइना की एस्टैब्लिशमेंट पर। चाइना ने बहुत ही बड़े पैमाने में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में लाखों हेक्टेयर ज़मीन हथिया ली है। या तो उन्होंने परचेज की है, या फिर वहाँ के जो तानाशाह है उन्हें पैसे खिलाकर वो ज़मीन उन्होंने अपने कब्जे में ली है। अब इन्हीं अफ्रीकन देशों में चाइना की बहुत सारा उत्पादन होता है जो आखिर में चाइना को जाता है। यानी सीधी बात यह है कि चाइना को जो भी माल जहाज़ों के ज़रिए आता है, या तो वो अफ्रीका से आता है या तेल के रूप में ओपेक कंट्रीज से आता है, लेकिन यहाँ से चाइना को कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये सारा माल समुद्री रास्ते से चाइना पहुंचा दिया जाता है जो यहाँ से गुजरता है। आप अगर देखेंगे तो चाइना के सारे जहाज़ों को यहाँ से गुजरना पड़ता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं, और यहाँ से होकर साउथ चाइना सी से ये सारा माल चाइना पहुँचता है। चाइना के लिए व्यापार का ये मार्ग बहुत ही लंबा और कम से कम 12 से 15 हज़ार किलोमीटर का है, यानी कि ओपेक कंट्रीज या फिर अफ्रीका। चलो हमने मान लिया कि सामान्य तौर पर ये जो व्यापार है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आती है तो क्या आपने गौर किया कि अंडमान निकोबार आइलैंड ठीक तरह से मलाक्का स्ट्रीट के मुंह पर बैठा है, और यहाँ से भारत, जापान और अमेरिका मिलकर जो अभी बे ऑफ बंगाल में अपने नौसेना की कवायतें कर रही है, वो कभी भी
चाइना के सारे जहाज़ों का और सारे व्यापार का मार्ग बंद कर सकती है। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से ज़बरदस्ती हथिया लिया है। ये जो पाकिस्तान का प्रांत है वो कम से कम 44% ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की सिर्फ 5% आबादी रहती है। 12,500 किलोमीटर का लंबा फासला तय करने की बजाय चाइना ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जिससे चाइना के काशगर से लेकर पाकिस्तान और मोस्टली बलूचिस्तान प्रांत से होते हुए यहाँ जो ग्वादर बंदर है वहां तक एक सीपेक नाम का प्रोजेक्ट चाइना ऑपरेट कर रही है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर यह सीपेक कॉरिडोर बन गया, यानी ये 12,500 किलोमीटर के बदले ये सिर्फ 2,000 किलोमीटर से पूरा का पूरा ऑयल और अफ्रीका का पूरा सामान सीधा चाइना पहुंच सकता है। उसका दूसरा फायदा ये होगा कि ये जो चाइना का ये जो एरिया है जो अभी डेवलप नहीं है, इस इकोनॉमिक जोन के तहत ये पूरा एरिया भी डेवलप हो जाएगा और जो चाइना की 96% आबादी यहां बसी है वो धीरे धीरे ये इस एरिया में शिफ्ट हो जाएगी। काशगर से लेकर ग्वादर बंदर तक ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसके लिए चाइना का बजट था $48 बिलियन, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते $75 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को ही नहीं मानते, तो वो चाइना को अंदर घुसने देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। दूसरी बात यह है कि काशगर से लेके ग्वादर बंदर तक बीच में ऐसे कई दहशतवादी या उग्रवादी ग्रुप्स है जो चाइना को विरोध कर रहे हैं या तो उन्हें उनका हिस्सा चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि काशगर से लेके ग्वादर तक जो भी रास्ता पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है और भारत का ये मानना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये भारत का ही हिस्सा है। फिलहाल सिर्फ कुछ देर के लिए उसे पाकिस्तान ने हथिया लिया है, तो भारत इसके पूरी तरह से खिलाफ है। फिलहाल भारत पाकिस्तान का जो मामला है पीओके का वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, इसीलिए भारत इसमें सीधा दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन अगर युद्ध परिस्थिति आ जाए तो इस सीपेक के जो हिस्सा पीओके से जाता है उसे भारत सीधा उड़ा देगा। इस सीपेक को रोकने के लिए भारत ने दो चीजें की। सबसे पहली, पीओके से सीपेक प्रोजेक्ट को मना कर दिया। दूसरी बात, बलूचिस्तान के जो क्रांतिकारी है उन्हें बढ़ावा दिया और ऐसा ऐलान किया कि उनकी लड़ाई में भारत उनके साथ है। और तीसरी बात भारत ने जो की है वो ग्वादर बंदर से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर ईरान के छाबर बंदर विकसित करने के लिए ईरान से समझौता कर लिया है, जहां भारत $20 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब बुरी तरह से फंस गया है चाइना। उन्होंने कम से कम $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो कर ली, लेकिन इस पूरे सीपेक प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हो सकी। पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ पे अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं और ये सारा इलाका ज़बरदस्त खनिज संपत्ति से भरा पड़ा है, जैसे कि सोना, कॉपर, नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। और इस प्रांत में इसी नैसर्गिक साधन संपत्ति के लिए चाइना को पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत चाहिए। चाइना ने बहुत ही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के हर प्रांत में और ज़्यादातर बलूचिस्तान प्रांत में ज़मीनें खरीदना या लीज पर लेना शुरू कर दिया है और अपने लोगों को वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिसका कठोर विरोध बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के लोगों को भारत पूरी तरह से सभी प्रकार की साधन संपत्ति देकर बढ़ावा दे रहा है। भारत का प्लान यही है कि बलूचिस्तान को, जो पाकिस्तान का 44% भाग है, उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। बलूचिस्तान ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि या तो हमें स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहिए या फिर हम भारत का एक राज्य बनने के लिए तैयार हैं। इन सारी गतिविधियों के कारण चाइना का सबसे महत्वाकांक्षी कम से कम $75 बिलियन का ये जो काशगर टू ग्वादर प्रोजेक्ट है वही पूरी तरह से संकट में आ फंसा है। चाइना ने भारत को सीपेक में मिलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पीओके के कारण पूरी तरह से इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर
चाइना ने हमें इस रीजन में धमकाना शुरू कर दिया। चाइना का मानना यह है कि आप या तो सीपेक में प्रवेश करो, सीपेक में हमें सहकार्य करो और शामिल हो जाओ, या फिर हम यहाँ पे अटैक कर देंगे। लेकिन चाइना का प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही चाइना ने भारत के ऊपर अटैक करने की धमकी दी, भारत की ओर से इन सारे देशों ने लाओस, वियतनाम, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी भारत के समर्थन का ऐलान कर दिया और हम भारत के साथ खड़े रहेंगे ऐसा कह दिया। हालांकि ईरान, जिसकी बॉर्डर चाइना से मिलती नहीं है, उसने भी चाइना के खिलाफ खड़े रहने का दावा कर दिया। आज के दौर पर सऊदी अरेबिया के संबंध भी भारत से बहुत अच्छे हैं और उसके साथ ही यूएसए ने भी भारत को पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया और अरेबियन सी, हिंदी महासागर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक भारत, जापान और यूएसए की नेवल एक्सरसाइजेस शुरू है। अब बात यह आती है कि अगर चाइना भारत पर अटैक करता है तो भूटान से लेकर यूएसए तक सारे के सारे देश चाइना के खिलाफ हो जाते हैं। चलो मानते हैं कि चाइना की आर्मी या चाइना के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों भारत से कई गुना ज़्यादा है, उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कोई भी देश एक ही साथ 14 से 15 मुल्कों से पंगा नहीं ले सकता। चाइना की आर्मी भले कितनी भी ज़्यादा हो, उसे हर बॉर्डर के ऊपर अपनी सेना तैनात करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये उनके सारे पारंपरिक दुश्मन हैं। इन बॉर्डर्स पर चाइना को हमेशा आर्मी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये उनके दुश्मन देश है सब। तो इस हालत में चाइना सिर्फ इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। चाइना ने अगर इंडिया के ऊपर अटैक किया ये रीजन में, तो पाकिस्तान इमीडिएटली अटैक कर देगा चाइना के सपोर्ट में, लेकिन फिर भी भारत को सिर्फ 2 देशों से लड़ना पड़ेगा और वहीं चाइना को कम से कम 16 देशों से। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना ऐसी हालत में ऐसा दुस्साहस करने की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है।